जय हिंद। शुरू करते हैं हम लोग आज अपना बायोलॉजी का टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। ठीक है, इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था नर्व सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम, प्रजनन तंत्र के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रजनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? ठीक है, जब बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन या हिंदी में से हम कहते हैं प्रजनन। ठीक है, प्रजनन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलेंगे आप। ठीक है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिससे क्या होता है, इस बायोलॉजिकल प्रोसेस से होती है संतान उत्पत्ति। क्या होती है? संतान उत्पत्ति। उत्पत्ति। अब अलग अलग तरह के जीवधारी हैं और अलग अलग जीवधारियों की अलग अलग प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिससे कि वो संतान उत्पत्ति कर पाते हैं या फिर नवजात को जन्म दे पाते हैं। ठीक है, इसमें जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, उनको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स, और इनसे मिल करके जो सिस्टम बनता है वो सिस्टम कहलाता है रिप्रोडक्टरी सिस्टम। ओके, तो आई होप आपको रिप्रोडक्शन सिस्टम ये क्लियर होगा। ये जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है, ये अपने इसी कैरेक्टर के हिसाब से फिर आगे जा करके दो पार्ट में क्लासीफाई हो जाएगा। जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है, पहला जो है दैट इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये असेक्सुअल क्या है और सेक्सुअल क्या है? नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, असेक्सुअल जिसमें कि सेक्स इन्वॉल्व नहीं है, वहीं पे जो सेक्सुअल है उसमें सेक्स इन्वॉल्व है। तो देखिए, जो नाम से स्पष्टता ये मिल रही है कि ऐसे जीवधारी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके शरीर की बनावट जो है काफ़ी सिंपल है। तो सिंपल स्ट्रक्चर वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सके, सिंपल स्ट्रक्चर वाले, जिनकी बॉडी जो है वो सिंपल हो, वो उनकी जो बनावट जो हो, शरीर की बनावट की संरचना जो है वो कैसी है, सिंपल हो, तो उनके अंदर देखने को मिलता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहीं पे जो कॉम्प्लेक्स बॉडी फॉर्म वाले होते हैं, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स जीवधारियों में इनके शरीर को बनावट जो संरचना जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, उनके अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब असेक्सुअल वाले में हम देखेंगे कि क्योंकि इनके शरीर की बनावट जो है वो काफ़ी सिंपल है, तो इसमें टाइम जो है वो बहुत ही कम लगेगा। ठीक है, तो टाइम काफ़ी कम लगने वाला है। वहीं पे जब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स वाले की या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है, टाइम ज़्यादा लगता है इस प्रोसेस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसके साथ साथ एक और चीज़ याद रखिए कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड, सिंगल पेरेंट से ही यहाँ पे आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी एक ही पेरेंट से उसका जो बच्चे का जन्म है वो हो जाएगा। वहीं पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें टू पेरेंट्स रिक्वायर्ड, या टू पेरेंट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, दो पेरेंट की यहाँ पे ज़रूरत है। आई होप आपको रिप्रोडक्शन का ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। जब हम बात करते हैं इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरीके से परफॉर्म किया जाता है। आइए इसको एक एक करके समझते हैं। जैसे हम जब बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सबसे पहले असेक्सुअल को ही डिस्कस कर लेते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इसमें पेरेंट एक ही है। ठीक है, सिंगल पेरेंट है, कॉम्प्लेक्सिटी एकदम कम होगी बॉडी की। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी एकदम लो होगी, और टाइम भी इसमें कम लगेगा। टाइम क्या होगा? बहुत ही कम लगेगा रिप्रोडक्शन में। ठीक, ये किस तरीके से परफॉर्म होता है? तो अलग अलग इसके प्रोसेस है परफॉर्म होने के। जैसे कि एक है बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन। नेक्स्ट जो है दैट इज फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट जो है दैट इज बडिंग, बडिंग। ठीक है, बडिंग के बाद जो है नेक्स्ट दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के बाद जो है दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, आइए एक एक करके इन सबको समझते हैं कि क्या है ये, कैसे ये परफॉर्म होता है। सबसे पहले जो बाइनरी फिजन है इसको देखिए। ये जो बाइनरी फिजन है सबसे ऐसे जीवधारियों में होगा जिनकी शरीर की संरचना एकदम, हमने पहले ही बात करी कि इनमें एकदम शरीर जो है वो सिंपल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो पैरामीशियम है, ठीक है, तो पैरामीशियम कैसे एक से दो बनता है, या पैरामीशियम का कैसे नए या फिर न्यू बर्थ को कैसे जन्म देता है। तो यहाँ पे एक पेरेंट बॉडी रहेगी, ये पेरेंट बॉडी ही स्प्लिट होगी दो पार्ट में। देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ से डबल फॉर्मेशन होने लगा, एक बॉडी ऊपर की तरफ, एक ऊपर की तरफ, और फाइनली हम लोगों को जितने भी यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो दो पार्ट में फुल्ली डेवलप्ड हो गए, और जैसे ही ये डेवलप्ड हो जाएगा ये अलग अलग पार्ट में चला जाएगा। तो यानी एक पेरेंट सेल था और उसी पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण हो गया। ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है
पैरामीशियम में जो हम लोग को देखने को मिलता है, अमीबा में देखने को मिलता है, ऐसे ही बैक्टीरिया में भी जो होता है, ये सारा जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, ये कौन सा है? दिस इज बाइनरी फिजन। इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। यानी बाइनरी मतलब होता है 0 और 1, यानी 1 और 2 के बीच में। तो वैसे ही एक पेरेंट था और इससे 2 का निर्माण हुआ, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाइनरी फिजन। यानी 1 से क्या बन गए? 2 बन गए। ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज बडिंग। बडिंग में क्या होगा? एक बड का फॉर्मेशन होगा। जैसे ये ईस्ट है, ईस्ट में एक ऐसे साइड में बड निकलेगा, ये बड ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद इससे और कई सारे बड निकलेंगे, वो भी सब ग्रो करेंगे, और ग्रो होने के बाद फिर वो बड अलग हो जाएंगे और एक पेरेंट सेल यहाँ पहले से रहेगा और ये सारे इसके डॉटर सेल यहाँ पे मौजूद हो जाएंगे। सिमिलर हाइड्रा में भी है, एक हाइड्रा ऐसे पहले से बना हुआ है, इसमें एक यहाँ पे बड निकलना शुरू हो रहा है, ये बड बड़ा हो रहा है, बड़ा होते होते ये इतना डेवलप हो जाएगा कि ये खुद एक हाइड्रा हो जाएगा, फुली डेवलप, और जैसे ये डेवलप हो जाएगा ये अलग हो जाएगा अपने पेरेंट बॉडी से, और इस तरह से एक सिंगल पेरेंट से एक यहाँ पे डॉटर सेल का निर्माण हो गया है। तो दोनों को याद रखिएगा, ईस्ट और हाइड्रा, इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा बडिंग का प्रोसेस, जिसमें एक बड बनेगा और बड फिर शरीर से अलग हो जाएगा। सिमिलरली फ्रेगमेंटेशन में एक यहाँ पे आपको प्लेनेरिया दिख रहा है, और इसी प्लेनेरिया में आपको देखने को मिलेगा कि एक प्लेनेरिया है और ये प्लेनेरिया अपने बॉडी से अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया, और जितने पार्ट में ये डिवाइड हुआ उतने नए सेल्स यहाँ पे डॉटर सेल्स बनने आपको दिखेंगे। तो एक प्लेनेरिया है यहाँ पे, ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, ये तीनों अलग अलग इंडिविजुअली ग्रो करेंगे और फिर फाइनली आपको 3 प्लेनेरिया की सेल्स यहाँ पे डॉटर सेल्स देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो ये वाला जो रिप्रोडक्शन है इस तरह का, जिसमें शरीर अलग अलग हिस्से में बढ़ जा रहा है और फिर वही डेवलप हो जा रहा है, दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। फ्रेगमेंटेशन के बाद नेक्स्ट है दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। वो कुछ इस तरह से है जैसे हम लोगों ने, जिसमें हम देखते हैं कि जो हवा होती है, विंड जो होती है, उसके द्वारा जो पोलन्स को ट्रांसफर किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वैसा ही कुछ यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन में होता है। यहाँ पे बेसिकली एक फुल्ली मैच्योर डेवलप्ड प्लांट है। ठीक है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो इसके स्पोर हैं, ये स्पोर क्या करेंगे? किसी माध्यम से यहाँ से निकल करके दूसरे स्थान पे गिरते हैं, और फिर जैसे ही जहाँ पे ये गिरेंगे वहाँ से फिर ये डेवलप होगा और नया एक स्पोर का निर्माण करेगा। ये इसके अंदर स्पोरेजियम कहलाता है, इसके अंदर कई ढेर सारे स्पोर होते हैं। ठीक है। फिर ये मैच्योर होगा, हटेगा, और यहाँ से कई सारे स्पोर निकल कर फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे चारों तरफ, और वहाँ जहाँ जहाँ ये गिरेगा वहाँ वहाँ फिर से नए ऐसे आपको पौधे देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो दिस इज नोन एज स्पोर फॉर्मेशन, यानी स्पोर से जो स्पोर्स हैं वो निकल करके चारों तरफ और नए नए पौधों का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्लांट्स के अंदर ये आपको देखने को मिलेगी, और इसमें हम क्या करते हैं कि एक प्लांट के अंदर अलग अलग जो उसके ईटेबल पार्ट्स हैं, उन्हीं ईटेबल पार्ट्स हैं जिसको हम खा सकते हैं, उन्हीं पार्ट्स को हम लोग ज़मीन में जब गाड़ते हैं या फिर ज़मीन में जब उनको रखते हैं, दबाते हैं या बोते हैं, तब क्या होता है? उन्हीं अलग अलग पार्ट से नए जो पौधे हैं उनका जन्म होता है, नए पौधों का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि अलग अलग प्लांट्स, जैसे कि स्वीट पोटैटो हो, स्वीट पोटैटो में आप देखेंगे कि जो इसकी जड़ें हैं, इन जड़ों को काट करके लगा दिया जाता है, और ये जड़ें फिर नए रूट्स को फॉर्म करती हैं, नए पौधे का निर्माण करती हैं, और फिर उससे क्या होता है कि ढेर सारे आपको स्वीट पोटैटो के पौधे देखने को मिलेंगे। ठीक ऐसा ही हमको गन्ने के पौधे में भी देखने को मिलता है। शुगर कैन होता है, शुगर कैन के अंदर आपको नोट्स देखने को मिलेंगे इस तरह के। ठीक है। इन नोट्स को इस तरह से इस गन्ने को काटा जाएगा कि ये नोट्स सुरक्षित रहें, फिर इन नोट्स को हम लोग मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, और फिर यहाँ से इन नोट से ही क्या होता है कि एक शुगर कैन का पौधा बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है। तो ये कौन सा है? दिस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी वेजिटेटिव। ऐसा ही कुछ आपको जिंजर यानी कि अदरक में भी देखने को मिलता है। इसके जो बर्ड्स हैं, नोट्स हैं, इन्हीं को काट करके लगा दिया जाता है, और इससे फिर आपको देखने को मिलेगा कि अदरक का पौधा तैयार हो जाता है। आलू में भी सेम प्रोसेस है। इसकी आँखें होती हैं, ये आँखें इनको बचा करके इसको चाकू से काट करके और इसको क्या करते हैं? ज़मीन के अंदर लगाते हैं, फिर वहाँ से नए आलू के पौधे बन जाते हैं। ऐसे ही और अलग अलग जितने भी पौधे हैं जिनके अंदर इस तरह से प्रोपोगेशन होता है उनको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है। तो ये हमने अब तक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया कि किस तरह से ये परफॉर्म होता है, और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम जब बात करेंगे यहाँ पे, तो हम किसके बारे में देख रहे हैं? तो हम देख रहे हैं ह्यूमन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन हम बात करने वाले हैं ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है। जब हम बात करेंगे ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, हमने स्टार्टिंग में ही बात करा कि इसमें 2 पेरेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है। 2 पेरेंट रिक्वायर्ड। टाइम इसमें क्या होगा? टाइम ज़्यादा लगेगा, और कॉम्प्लेक्स काफ़ी ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो इन 3 बातों का थोड़ा ध्यान रखिएगा ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि हमने यहाँ पे 2 पेरेंट्स की बात करी। 2 पेरेंट्स यहाँ पे कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे
मेल और फीमेल है, क्या है, मेल एंड फीमेल, ये दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, मेल एंड फीमेल। इसमें मेल जो है वो एक गैमेट प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वहीं फीमेल एक गैमेट प्रोड्यूस करेगी जिसे हम लोग कहते हैं फीमेल गैमेट। और इसमें जो मेल गैमेट है दैट इज नोन एज स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट है उसको हम लोग कहते हैं ओवम, ओवम या फिर एग्स, ठीक है। और इन्हीं से क्या होता है, ये दोनों जब मिलते हैं, जब आपस में ये दोनों मिलेंगे तो फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, क्या कहते हैं, जाइगोट, ठीक है। और ये जो जाइगोट है ये डेवलप होकर के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एम्ब्रियो बनता है न्यूबॉर्न बेबी के रूप में या फिर ऑफस्प्रिंग में, एक नए बच्चे का जन्म होता है एम्ब्रियो से, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है दिस इज नोन एज ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। इसमें क्या है, सेक्सुअल ये जो इंटरकोर्स है दैट इज इन्वॉल्व, इसीलिए इसको क्या कहते हैं ह्यूमन सेक्सुअल। काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आइए इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, समझते हैं कैसे इसकी सारी चीज़ें परफॉर्म होती हैं। इसमें भी एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो है इसमें हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इसको थोड़ा डिस्कस करना कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बेसिकली ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे ये देख करके हम समझ पाते हैं कि कोई व्यक्ति परिपक्व हो गया है कि नहीं, किस चीज़ के लिए, तो फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो कोई भी व्यक्ति यदि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए परिपक्व यानी कि मैच्योर हो गया, तो ये सब कैसे पता किया जाता है, दिस इज लाइक फिजिकली इसे देख करके भी कह सकते हैं वो कैसे होता है, तो दैट इज बाई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब मेल के अंदर और फीमेल के अंदर अलग अलग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं मेल के अंदर। तो मेल के अंदर आप जब देखेंगे, यदि किसी मेल को आप देखें तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो बियर्ड यानी दाढ़ी कान है, ठीक है, दाढ़ी जो होती है, आवाज़ काफ़ी भारी हो जाती है, ठीक है, आवाज़ काफ़ी हैवी हो जाएगी। इसके साथ ही मसल मास ये काफ़ी गेन हो जाएगा, यानी शरीर काफ़ी हट्टी कट्टी रहेगी। ये सारे जो आपको देखने को मिलते हैं कैरेक्टर्स किसी एक पर्सन में, सो दैट इज़ बेसिकली कैरेक्टर ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो फीमेल्स के अंदर हम देखते हैं, इन फीमेल्स इनके अंदर भी कुछ आपको देखने को मिलेगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे कि इनकी जो आवाज़ है वो काफ़ी पतली हो जाएगी। तो आवाज़ कैसी हो जाएगी, हाई पिच, ठीक है, आवाज़ काफ़ी पतली हो जाएगी। इसके साथ ही डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट जिससे कि जिसमें दूध ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, मिल्क ग्लैंड्स होती हैं, जिससे कि वो दूध का निर्माण कर पाती हैं अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए। तो दैट इज़ वो क्या होता है, डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ इनके भी मसल मास में गेन होता है, दैट इज नोन एज डिपोजिशन ऑफ फैट, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ फैट। इनका भी मसल मास क्या होता है, काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज मेंसुरेशन जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, ठीक है। ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये किस चीज़ के कैरेक्टर हैं, दिस आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। अब एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। बात करेंगे जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो सबसे पहले इसका एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों को कुछ चीज़ें ऐसे देखने को मिलेंगी, ये कनेक्टेड होगी कुछ इस तरह से, ठीक है, इसे थोड़ा ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हो गई ओवरी, फिर ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड रहेगी, यहाँ पे ऊपर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से, ठीक है, ये हो गया, ये यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा और ये आके यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप में, फिर नीचे ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये जो प्रोसेस, ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया ये एक रफ डायग्राम है किस चीज़ का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे आप जो अलग अलग स्ट्रक्चर देख रहे हैं दिस इज नोन एज ओवरी, जो अंडे जैसा गोल दिख रहा है दिस इज नोन एज ओवरी। ये जो पाइप आपको दिख रहा है यहाँ से, ये जो वाला पाइप है दिस पाइप इज नोन एज
फॉलोपियन ट्यूब क्या है, फैलोपियन ट्यूब दोनों तरफ है ये, ठीक है। यहाँ भी ये ओवरी है और दिस इज नोन एज फॉलोपियन ट्यूब, ठीक। ये जो फॉलोपियन ट्यूब है ये आगे आता है और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ वाला, दिस इज नोन एज यूट्रस। क्या है ये, यूट्रस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं गर्भाशय, ठीक है। ओवरी को हम लोग हिंदी में कहते हैं अंडाशय, अंडाशय, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने देखा, दिस इज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो गर्भाशय है या यूट्रस है, ये नीचे यहाँ पे आएगा और यहाँ पे एक कैनाल होती है एक, इसे हम लोग कहते हैं सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स। और ये नीचे आकर के कनेक्टेड होता है किससे, सर्विक्स, ये कनेक्टेड होता है वजाइना से, ठीक है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर देखा हम लोगों ने, ये स्ट्रक्चर है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अभी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हमने सिस्टम देखा, इसमें ये जो FRD हमने देखा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखिए कि इसमें कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो मुख्य ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और कुछ ऑर्गन जो हैं वो सेकेंडरी ऑर्गन है। सेकेंडरी यानी कि वो बाद में फंक्शन स्टार्ट करते हैं। कुछ है जो इंपॉर्टेंट है जिसके बिना ये प्रोसेस हो ही नहीं पाएगी रिप्रोडक्शन की। जो हम बात करते हैं मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, तो इसमें ओवरी जो है फीमेल के अंदर, ओवरी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वन है, यही जो है मुख्य ऑर्गन है रिप्रोडक्शन का फीमेल के अंदर। नेक्स्ट जो सेकेंडरी हमने देखा, सेकेंडरी में हमने बात करी यूटरस की, फॉलोपियन ट्यूब, पहले फॉलोपियन ट्यूब देखा, फिर यूटरस देखा, उसके बाद फिर सर्विक्स देखा और फिर फाइनली हम लोगों ने वजाइना के बारे में समझा। तो ये जो ऑर्गन्स हैं, दीज आर नोन एज सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरी की, ठीक है, ओवरी की। यदि आप इसे 3D में देखना चाहें तो यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिख रहा है आपको ये। इसमें जो हमने बात करी, यहाँ पे आप देखिए, ये जो दोनों वाइट वाइट कलर के दिख रही हैं, ये क्या है, ओवरी हैं। क्या है ये, ओवरी हैं, ठीक। जी सर, ओवरी, लेफ्ट और राइट ओवरी। ये जो नली दिख रही है आपको, ये क्या है, फॉलोपियन ट्यूब है, फॉलोपियन ट्यूब है ये, ठीक है। क्या है ये, फॉलोपियन ट्यूब है। इसके बीच में आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, यूट्रस है, दिस इज यूट्रस। यूट्रस किससे कनेक्टेड है, यूट्रस कनेक्टेड है यहाँ वजाइना से, ये दिख रहा है, दिस इज वजाइना, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा होगा, किस तरह से ये फंक्शन कर रहा है, किस तरह से ये दिखता है, कैसा है ये, ओके। यहीं पे आपको ये जो नीचे दिख रहा है, दिस इज ब्लैडर, जहाँ जिसको कहते हैं हम लोग मूत्राशय, जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। और ये पीछे जो है, दैट इज हम लोगों ने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पे बड़ी आंत के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों ने इंटेस्टाइन के बारे में समझा, तो ये जो है बड़ी आंत है, ठीक है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, दिस इज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आपको 3D में देख करके सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि सारी ये चीज़ें कैसे अरेंज्ड हैं, ठीक है। वेल, हम बात कर रहे थे ओवरी के बारे में। ओवरी जो है, ये आपको देखने को मिलेगा कि ओवरी जो है, दिस इज अ मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इस यही क्या है, मुख्य रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये क्या करती है, तो इट फॉर्म्स एग्स। क्या बनाती है, एग्स का फॉर्मेशन करती है। एग्स को क्या कहते हैं, ओवम, या फिर इसे ही हम लोग कहते हैं अंडा, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं ओवरी को, अंडाशय, ठीक। ये वर्क्स वन एट ए टाइम, वर्क्स वन एट अ टाइम, यानी कि एक समय पे एक ओवरी, हमने देखा 2 ओवरी थी, तो एक समय पे कोई एक ओवरी ही एक्टिवेट होगी या फिर अपना वर्क करेगी, परफॉर्मेंस देगी, ठीक है। तो एक ओवरी एक समय पे अपना काम कर रही होती है। जो बर्ड्स होती हैं, चिड़िया होती हैं, ठीक है, चिड़ियों में सिर्फ और सिर्फ एक ही ओवरी पाई जाती है, हैव ओनली सिंगल ओवरी, ठीक है, सिंगल ओवरी, क्योंकि इनको उड़ना है, उड़ने के लिए इनको कम से कम वजन चाहिए इनके शरीर में। तो इनकी बनावट भी कैसी है, इनके अंदर शरीर में सिर्फ और सिर्फ एक ही ओवरी देखने को मिलती है। तो ये हमने ओवरी के बारे में बात कर लिया, अंडाशय के बारे में बात कर लिया। नेक्स्ट जो है दैट इज फॉलोपियन ट्यूब, दिस इज फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब क्या है, तो फॉलोपियन ट्यूब बेसिकली ये एक प्लेस है जो कनेक्ट करता है, किसको, कनेक्ट्स यूटरस विथ ओवरी। ओवरी को यूटरस से ऐड करने वाला, कनेक्ट करने वाला क्या है, दैट इज नोन एज फॉलोपियन ट्यूब। इस इमेज में देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है,
ये है ओवरी, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज ओवरी, और ओवरी को कौन कनेक्ट कर रहा है, ओवरी को कनेक्ट कर रहा है ये यूट्रस है, यहाँ पे ये यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस से ओवरी को कनेक्ट कौन कर रहा है, दिस इज, यहाँ पे आपको एक नली दिख रही होगी, इसी नली को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज फॉलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो फॉलोपियन ट्यूब क्या है, दिस इज, ये एक नली है जो कनेक्ट करती है यूट्रस को ओवरी के साथ, ठीक। अब इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है, तो यहाँ पे प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की, किसकी प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन यानी कि combination of male and female gamete, मेल एंड फीमेल गैमेट क्या है, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात करा कि जो स्पर्म है, ठीक है, और जो ओवम है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है या फिर इन दोनों की जो मिलन है वो कहाँ पे होता है, सो दैट हैपन इन फॉलोपियन ट्यूब। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो ये जो प्रोसेस है इन दोनों के कंबाइन होने का वो क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, तो ये प्रोसेस इसी नली के अंदर होती है। यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनेगा एग्स, ठीक है, हमने बात करी कि एक समय पे कोई एक ओवरी काम कर रही है, एग्स का यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे देखिए एक अंडे को बना के दिखाया भी है, यहाँ पे एग्स डेवलप्ड इनसाइड द ओवरी, यहाँ पे एक अंडे का जो है फॉर्मेशन होगा, ये एग जो है वो मूव करेगा इस फॉलोपियन ट्यूब से, तो फॉलोपियन ट्यूब हेल्प करती है इस एग को मूव करने के लिए यहाँ से और यूट्रस की तरफ। तो ये यहाँ पर आ करके इसी नली में पड़ा रहेगा, ये जो फॉलोपियन ट्यूब है यहीं पे ये पड़ा रहेगा एग, और फिर ये जो वजाइना है इसके थ्रू ये रास्ता देगा किसको, स्पर्म को, ठीक है। तो स्पर्म कहाँ से आ रहा है, स्पर्म इज कमिंग फ्रॉम वजाइना, यहाँ से स्पर्म आएगा और ऐसे जा करके ये इन दोनों का यहाँ पे मिक्सिंग होगी, मिक्स होकर के ये क्या बनाएगा, दिस विल फॉर्म जाइगोट, ये क्या बनाएगा, जाइगोट। और ये जो जाइगोट है यही जाइगोट यहाँ से आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ करके यहाँ यूट्रस में आकर के वो स्टे करेगा और फिर यहाँ पे फॉर्म लेगा एम्ब्रियो का। यूट्रस के अंदर ये जो जाइगोट यहाँ से आ रहा है ये आकर के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में भ्रूण, क्या बोलते हैं, भ्रूण, ठीक है। नाम याद रखिएगा, नाम का थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये जो भ्रूण बनेगा वो कहाँ पे रहेगा, ये इसी यूट्रस के अंदर एग्जिस्ट करेगा, ठीक। वो बन करके कहाँ से आ रहा है, फॉलोपियन ट्यूब में फॉर्मेशन हो रहा है, किससे किससे बन रहा है, तो एग है फीमेल का और मेल का स्पर्म है, ठीक है। जो हम लोगों ने गैमेट्स के बारे में पढ़ा, ये दोनों कंबाइन कहाँ पे हो रहे हैं, फॉलोपियन ट्यूब में, यहाँ से कंबाइन होने के बाद ये कहाँ पे आ रहे हैं, दे आर कमिंग टू द यूट्रस। तो ये हमने समझ लिया फॉलोपियन ट्यूब के बारे में। फिर नेक्स्ट जो है दैट इज यूट्रस। यूट्रस हमने देखा, यूट्रस क्या करता है, तो यूट्रस एक थैली है, इट इज अ सैक, क्या है ये, थैली। और उस थैली में क्या होता है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि जो बच्चा है, नवजात है, उसका डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, तो वो होता है यूट्रस के अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं गर्भाशय। तो गर्भाशय के अंदर हिंदी में से क्या कहते हैं, इन हिंदी इट इज नोन एज गर्भाशय, ठीक है। तो गर्भाशय के अंदर क्या होगा, गर्भाशय के अंदर डेवलपमेंट होगा बच्चे का, नवजात का। ये कैसे बना है, तो हम लोगों ने पिछले देखा कि फॉलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जहाँ पे स्पर्म और ओवम मिक्स हो रहे हैं, मिक्स होने के बाद वो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, वो जाइगोट फिर टहल करके आगे आएगा यूट्रस में स्टे करेगा। कितने महीने के लिए यहाँ पे बच्चा रहता है, तो फीमेल के अंदर ये 9 मंथ्स के लिए होता है, ठीक है, 9 मंथ्स के लिए होता है। और इस बच्चे को जो भोजन है, भोजन पानी, वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो भोजन है, अब क्योंकि बच्चा है तो वहाँ पे स्टे कर रहा है, उसको न्यूट्रिशन की चाहिए, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो बच्चे को जब न्यूट्रिशन की ज़रूरत गर्भाशय के अंदर होती है तो वो उसको फुलफिल की जाती है प्लीसेंटा की मदद से। किसकी मदद से, प्लीसेंटा। प्लीसेंटा क्या है, इसे हम लोग कहते हैं गर्भनाल, क्या बोलते हैं, गर्भनाल। गर्भनाल मतलब कि ये एक नली है जो बेबी को कनेक्ट करती है मदर से। जो बेबी है उसके नाभि से ये निकली होती है और मदर से कनेक्टेड होती है, जिससे कि इस बच्चे की जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट हैं, जो भी इसको न्यूट्रिएंट चाहिए वो फुलफिल किया जा सके, ठीक है, वो उसको सप्लाई किया जा सके। तो कोई भी यदि ऐसा बोलता है कि माँ यदि भोजन कर रही है तो वो खाना आधा बच्चे के पेट में चला जाएगा, आधा माँ के, ऐसा नहीं होता है। माँ जो खाना खा रही है वो माँ के पेट में ही जाएगा, ठीक है। उससे जो न्यूट्रिएंट्स डेवलप्ड होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे हम लोगों ने बात करी थी ग्लूकोज की, हमने बात करी थी विटामिन की, ये सारी चीज़ें, मिनरल्स जो हैं, इन सब का जो डेवलपमेंट होता है हमारे भोजन से, वो भोजन के अंदर हमारे ब्लड के अंदर होता है। और उससे फिर क्या होता है कि जो प्लीसेंटा है, ये एक नली है गर्भनाल, इसके थ्रू ये बच्चे के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो बच्चा पेट के अंदर मुंह से नहीं खाना करता, बल्कि वो अपने प्लीसेंटा से अपनी सारी न्यूट्रिएंट्स को, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। 9 महीने तक जब तक वो गर्भाशय में रहेगा तब तक वो प्लीसेंटा की मदद से अपने इस न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता रहता है, ठीक है।
तो ये यूट्रस के बारे में हो गया। ये जो बच्चा इस समय पेट में है तो इसके ऊपर एक झिल्ली रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक सैक। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक सैक। जो बच्चा है, आपने देखा होगा यदि किसी गाय का, बछड़े का जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके ऊपर एक पतली सी लेयर बनी होती है, ठीक है। वो लेयर जो है वो किस चीज़ की बनी होती है? दैट इज नोन एज एमनियोटिक सैक। उस झिल्ली को बोलते हैं एमनियोटिक सैक। और इस एमनियोटिक सैक के अंदर जो बेबी है वो काफ़ी ज़्यादा कवर्ड रहता है, सुरक्षित रहता है, उसका डेवलपमेंट इसी सैक के अंदर हो रहा होता है। ये सैक यदि समय से पहले फट जाए या फिर डिस्टर्ब हो जाए या फिर उसमें कोई चोट लग जाए तो दैट बिकम्स अ मेजर इशू। वो उससे क्या होता है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसमें दिक्कत होती है, यानी कि जो एम्ब्रियो है, फॉर्मेशन, जो भ्रूण है, उसका जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी हिंडर हो जाता है या फिर उसके डेवलपमेंट प्रोसेस में दिक्कत हो जाती है। ऐसे में प्री मेच्योर डिलीवरीज हम लोगों को देखने को मिलती है यदि एमनियोटिक सैक जो है उसमें, उस झिल्ली में यदि कोई भी दिक्कत आती है, तब उस केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। कई बार इसी एमनियोटिक जो सैक है इसके अंदर हम लोग अल्ट्रासाउंड की मदद से झांकते हैं और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एमनियोसिप्टोसिस, ठीक है। एमनियोसिप्टोसिस। एमनियोसिप्टोसिस का मतलब क्या है? एमनियोसिप्टोसिस का मतलब है कि एमनियोटिक सैक जो है उसके अंदर झांकने की प्रोसेस, उसके अंदर जब हम झांकते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? एमनियोसिप्टोसिस। वो किसके थ्रू होती है? अल्ट्रासाउंड की वजह से। और इससे क्या किया जाता है? तो इस प्रोसेस से हम लोग बेसिकली जो जेंडर है, सेक्स जो है, इसका डिटर्मिनेशन कर पाते हैं, देख पाते हैं कि सेक्स कौन सा है, मेल है या फीमेल है। और इंडिया के अंदर ये जो है एमनियोसिप्टोसिस, ये क्या है? बैन है। क्यों बैन है? क्योंकि कोई भी लिंग जांच नहीं करा सकता अपने बच्चे का, ठीक है। लिंग जांच यानी कि मेरा लड़का है या लड़की है ये मुझे बताओ, पहले जन्म से पहले मुझे बता दो। ये जो प्रोसेस है ये एमनियोसिप्टोसिस कहलाती है। और इसकी जो मनाही है, क्यों मनाही है? क्योंकि आप लोगों ने भ्रूण हत्या यानी कि पेट में ही जो शिशु हैं उनकी जो डेथ है उसका केसेस आपने देखे होंगे। कई ऐसे राज्य रहे हैं अपने भारत में जहाँ पे जो बच्चा गर्भ में होता है उसे उसकी उसी समय हत्या कर दी जाती है। क्यों कर दी जाती है? क्योंकि वो फीमेल चाइल्ड है। तो कई बार ऐसा जो पेरेंट्स होते हैं जिनकी मानसिकता होती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक लड़का चाहिए, तो वो जो केसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं कि वो यदि पता चल गया उनको कि गर्भ में बच्ची है तो उसकी जान ले लेते थे। ऐसा पहले होता था, अभी ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन पहले ये क्रिया, ये प्रोसेस जो काफ़ी ज़्यादा मतलब चलन में थी कि लोग भ्रूण हत्या कर देते थे, यानी कि एम्ब्रियो को ही किल कर देते थे सिर्फ ये पता चलने पर कि ये एक गर्ल चाइल्ड है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है कहलाती है एमनियोसिप्टोसिस, ठीक है। अब आइए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यूट्रस से आगे निकल करके अब हम लोग बढ़ते हैं दैट इज सर्विक्स की तरफ, ठीक है। सर्विक्स देखा हम लोगों ने कि एक पाथवे है जो कनेक्ट करता है किसको? यूट्रस को वजाइना से, ठीक है। ये और भी ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। तो हेल्पफुल एट टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, टाइम ऑफ बर्थ। नेक्स्ट जो है दैट इज वजाइना। वजाइना बेसिकली क्या है? ये एक पाथवे है, एक रास्ता है, ठीक है। किसके लिए रास्ता है? तो ये स्पर्म इंजेक्शन के लिए रास्ता है, ठीक है। स्पर्म इंजेक्ट के लिए रास्ता है ताकि जो स्पर्म है उनको इंजेक्ट किया जा सके। कहाँ पे? हमारे यूट्रस से होते हुए जो स्पर्म है वो यदि फॉलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुँचेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर बर्थ होगा नहीं बेबी का, ठीक है। तो आइए हम लोग ये सारी जो प्रोसेस है इसको देख करके समझ लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में समझते हैं। ये हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, फॉलोपियन ट्यूब, ये सारी चीज़ें समझ ली हम लोगों ने। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, थोड़ा इसको ध्यान से समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट वन है दैट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता क्या है? तो हमने एक चीज़ आपको बताया कि फॉर्मेशन ऑफ एग्स। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एग्स कहाँ पे होता है? फॉर्मेशन ऑफ एग्स यानी अंडों का बनना या ओवम का बनना, ये कहाँ पे प्लेस लेता है? इट टेक्स प्लेस इन ओवरी। कहाँ पे होता है? ये ओवरी में, ठीक है। इसकी प्रोसेस है, एक बनने की एक प्रोसेस है। जैसे कि सपोज कीजिए कि हम इसको एक आइडियल सिचुएशन मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट वीक जो है किसी महीने का फर्स्ट वीक है, इसको इस तरह से डिवाइड कर दें, फर्स्ट वीक, सेकेंड और थर्ड वीक, एक मंथ के हिस्से हैं उसको हम डिवाइड करें, और यहाँ पे फोर्थ वीक, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इस पूरे महीने को 3 हिस्से में डिवाइड कर लिया। अब क्या है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैसे होती है, अंडे कैसे बनते हैं, इसका थोड़ा देखिए। तो ये जो है फर्स्ट वीक में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एग्स, यहाँ पे
अंडे बनते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एग्स। तो फर्स्ट वीक जो है, सपोज कीजिए कि फर्स्ट वीक में क्या हो रहा है कि एग्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो सेकेंड और थर्ड वीक है ये है मैच्योरिटी पीरियड ऑफ एग, मैच्योरिटी पीरियड ऑफ एग्स, यानी यहाँ पे एग्स जो हैं वो मैच्योर होते हैं और इसके साथ ही साथ रेडी टू यूनाइट, किससे, तो स्पर्म जो है उससे यूनाइट होने के लिए क्या है, रेडी हैं, तैयार होते रहते हैं। सेकेंड और थर्ड वीक तक ये मेच्योरिटी फेज में रहते हैं। फोर्थ वीक में क्या होते हैं, ये डिस्ट्रक्शन फेज में चले जाते हैं, ठीक है। यदि इस समय तक इनको स्पर्म मिला तो ये यूनाइट हो जाएंगे सेकेंड और थर्ड वीक में, यदि नहीं मिला तो फिर ये फोर्थ वीक में क्या होता है कि गोज इनटू डिस्ट्रक्शन फेज, यानी कि डिस्ट्रक्शन फेज में चले जाते हैं, ठीक है। यानी इस समय ये क्या होंगे, डिस्ट्रॉय होकर ये शरीर से बाहर आ जाएंगे चौथे वीक में, ठीक है। यही जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पीरियड्स। क्या बोलते हैं, पीरियड्स। कहते हैं पीरियड्स आ रहे हैं, पीरियड्स आ रहे हैं। पीरियड्स क्या होते हैं, पीरियड्स में बेसिकली जो एग्स फॉर्म हुए थे जो कि यूज नहीं हुए, उन एग्स का शरीर से बाहर आने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है पीरियड्स, ठीक है। ये मंथली प्रोसेस है, ठीक है। अब मंथली प्रोसेस है तो ये क्या होगी, मंथ में एक बार दो बार इस तरह से ये पीरियड्स जो है वो चलते रहेंगे, ठीक है। और ये एक पीरियोडिक सिस्टम है, ठीक है, यानी कि एक समय पे ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। जैसे ये एक हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ओवरी होती है, ठीक है, एक ओवरी होती है, तो ओवरी का एक ओवरी एक समय पे काम करती है और एक ओवरी एक महीने तक काम करती है, तो वर्क फॉर 1 मंथ। एक ओवरी एक महीने तक काम करेगी, इसमें अंडे का निर्माण होगा, फिर ये जब एक महीने के बाद शांत होगी तो फिर दूसरी ओवरी जो थी वो अपना काम चालू करेगी और फिर यहाँ पे एग्स का निर्माण होगा, एक महीने तक ये काम करेगी। तो जो पीरियड्स हैं ये भी रेगुलर रहते हैं, कब तक, एक महीने पे आपको कंटिन्यूसली ये देखने को मिलते हैं, ठीक। तो आई होप आपको जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये क्लियरली समझ में आएगा। देखिए फर्स्ट वीक में क्या था, डेवलपमेंट ऑफ एग्स, सेकेंड एंड थर्ड वीक्स में क्या हो रहा था, तो यहाँ पे मेच्योरिटी फेज में थे और वेटिंग फॉर यूनाइट विद द स्पर्म। उसके बाद फोर्थ वीक में क्या होता है, तो फोर्थ वीक में क्या होता है, शरीर से बाहर आते हैं और फिर फोर्थ वीक्स, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कमिंग ऑफ पीरियड, ठीक है। इसके बाद फिर जो फर्स्ट वीक है वो शुरू होगा नेक्स्ट मंथ का, और यहाँ पे फर्स्ट वीक से फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होना शुरू हो जाएगी। फर्स्ट वीक, सेकेंड एंड थर्ड वीक, फिर उसके बाद फोर्थ वीक, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो फर्स्ट और फोर्थ वीक के बीच का गैप है, यहाँ से फर्स्ट वीक और फोर्थ वीक के बीच का जो गैप है, इसे हम लोग कहते हैं सेफ पीरियड। क्या बोलते हैं, सेफ पीरियड, ठीक। तो कुछ ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो यहाँ पे रिलेटेड थी मेंस्ट्रुएशन साइकिल से, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हार्मोन्स फ्रॉम ओवरी, यानी ओवरी से कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं इसके बारे में। अब ये हम लोगों ने यहाँ पे पिछले इसमें देखा कि ये जो है दीज आर ओवरीज, और यहाँ से क्या होंगे, हार्मोन्स रिलीज होंगे। कुछ हार्मोन्स हैं, इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो रिलीज होंगे। आइए एक एक करके इन हार्मोन्स को हम लोग समझ लेते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं यहाँ पे वो है, सबसे पहला जो हार्मोन है दैट इज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के बाद नेक्स्ट जो है दैट इज प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, और नेक्स्ट जो है दैट इज रिलैक्सिन। ये तीन हार्मोन्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं ओवरी के अंदर, ओवरी इनको प्रोड्यूस करती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एस्ट्रोजन की। एस्ट्रोजन क्या करता है, इट हेल्प्स इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही है, हम लोगों ने पिछले इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल में देखा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक महीने में एक बार एक ओवरी काम कर रही है और लगातार अंडों का निर्माण कर रही है। 1 से 4 वीक में कैसे प्रोसेस हो रही है हम लोगों ने समझा, पीरियड्स के बारे में समझ लिया। तो इसमें हेल्प कौन कर रहा है, दैट इज हेल्प बाय एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है और वो क्या करता है, उस ओवरी को एक्टिवेट करता है जिससे कि वो क्या कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्स जो है वो प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, जो एस्ट्रोजन है इसी से क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। हम लोगों ने बात करी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो फीमेल्स हैं उनके अंदर मसल मास का गेन होना, साथ ही साथ उनकी जो आवाज़ है वो काफ़ी हाई पिच हो जाना, ठीक है। ये सारी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हमने डिस्कस किया, ये किसकी मदद से होता है, कौन इसे करवाता है, तो दैट इज हेल्प्ड बाय एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन होता है वो रिलीज होता है और उससे फिर ये सारे जो डेवलपमेंट हैं वो एक देखने को मिलेंगे फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है प्रोटेक्शन में, ठीक है।
प्रोटेक्शन में किसको प्रोटेक्ट करता है, तो ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। किसको? एम्ब्रियो को। कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं जैसे कि आयरन है या फिर जो जिंक है, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो एक एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत होते हैं, उनको ये हमारी ओवरी जो है वो बॉडी को रिस्पॉन्स करती है कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्लेसेंटा के थ्रू इसको पहुंचाया जाए, इसके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी रिक्वायर्ड है। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये हेल्प करता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, ठीक है, और उसको प्रोटेक्शन में। नेक्स्ट जो है दैट इज रिलैक्सिन। रिलैक्सिन बेसिकली बर्थ के समय पर रिलीज होता है, ठीक है, जब बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, और ये हेल्पफुल होता है किसमें, ये हेल्पफुल होता है सिंपल बर्थ में, ठीक है, सिंपल या फिर नॉर्मल डिलीवरी में, नॉर्मल डिलीवरी। और साथ ही साथ ये क्या करता है, जो फीमेल होती हैं उनको रिलैक्स थोड़ा सा महसूस कराता है, ठीक है, रिलैक्स फील कराता है, ठीक। तो 3 हार्मोन्स देखे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों हार्मोन्स के नाम क्लियरली समझ में आ गए, इनके काम क्या हैं ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं दैट इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बारे में हमने देखा कि ये जाइगोट से फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है ये, सबसे पहले यहाँ पे मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट, और दूसरा है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट में क्या है, दैट इज स्पर्म। फीमेल गैमेट में क्या है, तो दैट इज ओवम। ये दोनों मिलते हैं और मिल करके बनाते हैं जाइगोट, जो कि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू होता है। जाइगोट कहाँ बढ़ेगा, ये आएगा आगे यूट्रस में, और एम्ब्रियो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ये होता है यूट्रस में। और ये कितने महीने तक यहाँ पे रहता है, तो 9 मंथ्स के लिए यहाँ पे डेवलप्ड होगा, और डेवलप्ड होने के बाद फिर एक बेबी फॉर्म में ये कम्प्लीटली बन जाएगा। ओके, तो ये जो प्रोसेस है दिस इज हैपनिंग इन द यूट्रस। तो एम्ब्रियो जो है ये यूट्रस में फॉर्म होता है, ऐसे बनता है ये। तो आपको एम्ब्रियो के बारे में भी हम लोगों ने बात किया कि इसको भोजन कैसे मिलता है, तो भोजन इसको मिलता है किसकी वजह से, तो प्लेसेंटा की मदद से। इसके अंदर झांकने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, एमनियोसिप्टोसिस। और हम लोगों ने उसके बारे में भी बात करी कि ये इंडिया में बैन है, यानी कि लिंग परीक्षण, लिंग जांच करना ये क्या है, बैन है इंडिया के अंदर। तो आई होप आपको ये क्लियरली सारे पॉइंट्स जो है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसके साथ ही हार्मोन्स कौन कौन से डेवलप करें, और एम्ब्रियो के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसके अंदर जो बच्चा रहता है झिल्ली के अंदर उसको बोलते हैं एमनियोटिक सैक। ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो अभी तक हम लोगों ने फीमेल के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम काफ़ी सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, बट हम लोग को फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जा करके इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। तो देखिए सबसे पहले इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं, टेस्टिस, ठीक है। और ये टेस्टिस ही क्या फॉर्म करता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, तो ये बेसिकली हेल्पफुल होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन में। और क्या करता है, तो टेस्टोस्टेरोन से ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो डेवलप्ड होते हैं मेल बॉडी के अंदर। हम लोगों ने बात किया कि एस्ट्रोजन क्या करता है, वो फीमेल बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है, वहीं पे मेल बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप कराता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है, ये जो गोल गोल बनाया है ये कहलाते हैं टेस्टिस। ये एक नस के द्वारा, एक वेसल के द्वारा ये कनेक्टेड होते हैं, किससे, ये हो पेनिस, ठीक है, और पेनिस से कनेक्टेड होते हैं। इस नसों को हम लोग कहते हैं वेस डिफरेंस, ठीक है, वेस डिफरेंस, ठीक है। इसी जो टेस्टिस हैं इसी के ऊपर आपको इसके ऊपर आपको एक लेयर देखने को मिलेगी, उस लेयर को हम लोग कहते हैं एपिडिडमिस। क्या बोलते हैं, एपिडिडमिस। इसके ऊपर भी आपको देखने को मिलेगी एक लेयर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिडिडमिस। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर था ये किसका था, दिस वाज अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है, एक बार सिंपल इसको समझिए। यहाँ पे टेस्टिस है, ठीक है, ये कनेक्टेड है एक नस के द्वारा जिसका नाम है वेस डिफरेंस। वेस डिफरेंस कनेक्टेड है पेनिस से, ठीक है। इसी के ऊपर आपको यहाँ पे एक लेयर देखने को मिलती है, वो लेयर क्या कहलाती है, एपिडिडमिस कहलाती है, ठीक है। ये जो टेस्टिस हैं ये प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियरली समझ में आई होगी। एक बार इसको 3D में भी देख के समझ लीजिए।
वेल 3D में जब आप इसे देखेंगे तो और भी ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। देखिए ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है, दिस इज़ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनका सिस्टम है। कैसे है ये देखिए, यहाँ पे नीचे हम बात करेंगे। सबसे पहले टेस्टिस आपको दिखाई दे रही है, दिस इज टेस्टिस, ठीक है, लेफ्ट और राइट टेस्टिस है। इसके ऊपर आपको एक लेयर दिख रही होगी जिसे हम लोग कहते हैं एपिडिडमिस, ठीक है। इसी टेस्टिस से एक आपको नस दिख रही होगी जो कि कनेक्टेड है किससे, वैस डिफरेंस से। वैस डिफरेंस ये नस का नाम है और ये कनेक्टेड है किससे, दिस इज कनेक्टेड टू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द सेमिनल वेसल्स, ठीक है। तो सेमिनल्स यानी जहाँ से सीमन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और ये टेस्टिस यानी कि जहाँ से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है और स्पर्म, ये सारी चीज़ें फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कनेक्टेड हैं कहाँ पे, ये कनेक्टेड है आकर के इस पेनिस से, और पेनिस फिर क्या करता है, इसको स्पर्म को इंजेक्ट करता है, ठीक है, वजाइना के अंदर, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली, समझ ली। ये जो नसें हैं इनका नाम क्या है, दीज आर, ये जो नस हैं ये हैं वैस डिफरेंसेस। ये वैस डिफरेंस नसों के द्वारा कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या क्या है इसमें, टेस्टिस है, इसके ऊपर एपिडिडिमिस है, इसके कनेक्टेड है किससे, ये वैस डिफरेंस नाम की नसों के द्वारा। ये किससे कनेक्टेड है, तो सेमिनल ग्लैंड्स और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इससे कनेक्टेड है। और ये जो पेनिस है ये फिर यहाँ से कनेक्टेड है, ये इस वैस डिफरेंस की नसों की मदद से, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो स्ट्रक्चर देख करके और भी ज़्यादा क्लैरिटी आई होगी। इसी को 2D में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ टेस्टिस है, दीज आर टेस्टिस, इसी टेस्टिस से फिर यहाँ जो ये टेस्टिस है, ये यहाँ इसके ऊपर आपको दिख रही है, दैट इज एपिडिडमिस, ये नस है वैस डिफरेंस। यहाँ पे आपको यूरेथ्रा और जो ब्लैडर है ये दिखा देगा, जहाँ पे हम लोग यूरिन स्टोर रहता है, ये यूरेथ्रा ब्लैडर है। तो ये सारी चीज़ें थी किसके बारे में, दिस आर अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। पहले यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना चाहिए जिसका नाम है ट्यूबेकोटॉमी और वेस्कोटॉमी। अब देखिए क्या है, मेल और फीमेल में जो नसें हैं, जो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे हमने ओवरी देखा, ओवरी से कनेक्टेड था कुछ इस तरह से ये, और इस तरह से ये ओवरी थी, ओवरी से कनेक्टेड है फॉलोपियन ट्यूब से। वैसे ही हम लोगों ने मेल्स के अंदर देखा, ये टेस्टिस थे, ये कनेक्टेड थे वैस डिफरेंस से पेनिस से होते हुए, ठीक है। इन दोनों नली जो है, ये जो ट्यूब्स हैं, इसको यदि यहाँ से कट कर दें और ये यहाँ वैस डिफरेंस है, इसको यहाँ से कट कर दें, तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया एग्स और स्पर्म है ये ही आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसको काटने की प्रोसेस को या इसको बंद करने की प्रोसेस को कहते हैं हम लोग अलग अलग नाम से। जो फीमेल्स के अंदर इसको कहते हैं तो इसको कहते हैं नलबंदी, नलबंदी, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबेकोटॉमी, ट्यूबेकोटॉमी। वहीं पे जो फीमेल्स में इसको काटने की प्रोसेस या इसको अलग करने की प्रोसेस उसको बोलते हैं नसबंदी, नसबंदी, ठीक है। या फिर इसे हम लोग कहते हैं वैस्कोटॉमी, वैस्कोटॉमी। याद होगा हम लोगों ने वैस डिफरेंस नसें हैं, ये वैस डिफरेंस नसों के द्वारा ये आगे बढ़ाया जाता है टेस्टोस्टेरोन को। तो उसे ही यदि हम लोग स्प्लिट कर दें या उसे वहाँ पे बंद कर दें तो उसको कहते हैं नसबंदी, ठीक है। और फीमेल्स में ये है नलबंदी के नाम से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये सारा स्ट्रक्चर था किसका, दिस इज अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन चैप्टर। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा ट्विंस के बारे में, ठीक है, ट्विंस, ट्विंस यानी जुड़वा। अब जुड़वा बच्चे कैसे हो जाते हैं, ठीक है, जुड़वा बच्चों का कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये देखिए जो जुड़वा है इसमें भी हम लोगों को दो कॉन्सेप्ट समझना है। एक है आइडेंटिकल ट्विंस और दूसरे जो है दैट इज फ्रेटर्नल ट्विंस, फ्रेटर्नल ट्विंस। क्या कॉन्सेप्ट है इन दोनों का, सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक एक करके समझाते हैं। जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं इनको पहले समझिए, इसे हम लोग कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक, जाइगोटिक ट्विंस। वहीं जो फ्रेटर्नल है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डाई जाइगोटिक ट्विंस, ठीक है, डाई जाइगोटिक
ट्विंस, ठीक है। अब इन दोनों के नाम से ही आपको यहाँ पे स्पष्ट होगा कैसे है, कैसे बन रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा समझिए, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि एग का फॉर्मेशन होता है, एक स्पर्म है, उस एक एग है, उसके ऊपर एक स्पर्म जो है वो अटैक करेगा और फिर वो एक जाइगोट के रूप में फॉर्म होगा, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि कोई एक एग है, यहाँ पे एक छोटा सा मैं एग ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और ये इसके ऊपर एक स्पर्म आके यहाँ पे अटैक कर रहा है, ठीक। यहाँ पे एक स्पर्म है, ये आके इस पे अटैक कर रहा है और ये फर्टिलाइज हो गया है, यानी कि ये फर्टिलाइज हो गया कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन क्या हो कि ये फर्टिलाइज एक दो पार्ट में स्प्लिट कर जाए, ठीक है, यानी कुछ इस तरह से हो जाए, ठीक है, और फिर ये टूट करके दो फर्टिलाइज एग में छोटे छोटे फर्टिलाइज एग बनाते हैं, ठीक है। ये भी एक संभावना है कि नहीं है, बिल्कुल है। एक फर्टिलाइज एग है जो टूट करके दो छोटे छोटे फर्टिलाइज एग्स को निर्माण कर दे रहा है, उनके जैसा बन जा रहा है। तो ये जो कंडीशन है, यही कंडीशन क्या कहलाती है, आइडेंटिकल ट्विंस की। यानी एक ही वो था लेकिन ये दो पार्ट में आ गया, ठीक है, दो बन गए। कैसे बन गए, वो एक जब फर्टिलाइज हो गया, वो फर्टिलाइज एग क्या हुआ, टूट करके दो नए फर्टिलाइज एग्स का निर्माण कर दिए। और ऐसी कंडीशन जब होती है तो वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमेशा जो उनका सेक्स होगा सिमिलर होगा, यानी कि यदि एक बच्ची है तो दूसरी भी बच्ची होगी, एक बच्चा है यानी कि लड़का है तो दूसरा भी लड़का होगा। साथ ही साथ 100% इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिमिलर दिखाई देगा, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जो है वो सिमिलर होगा दोनों का एक दूसरे के साथ। साथ ही साथ एक और भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि ये दोनों एकदम देखने में, मतलब आप पहचान ही नहीं पाओगे कि पहला वाला कौन है और दूसरा वाला कौन है। इन दोनों के जो डिफरेंस है वो वॉइस हो या फिर इनके आँखों का रंग हो या फिर हर एक चीज़ एकदम सेम टू सेम दिखाई देगी। इसे हम लोग कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। कैसे निर्माण होते हैं, एक था पहले एग, वो फर्टिलाइज हुआ, दो पार्ट में टूट गया और फिर इससे निर्माण हुआ आइडेंटिकल ट्विंस का। नेक्स्ट जो है दैट इज डाइजाइगोटिक, यानी यहाँ पे दो की बात हो रही है, ठीक है। फ्रेटर्नल ट्विंस इनको बोलते हैं, जो डाइजाइगोटिक है। इसका कैसे निर्माण हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक दो एग्स हैं, ठीक है, और दोनों अलग अलग स्पर्म से क्या हो रहे हैं, फर्टिलाइज हो रहे हैं, ठीक है। एक स्पर्म है वो एक अलग एग से फर्टिलाइज हो रहा है और दूसरा जो स्पर्म है उससे दूसरा एक फर्टिलाइज हो रहा है। ये भी एक प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। कई बार ऐसे तिड़वा बच्चे भी देखने को मिलते हैं कि जुड़वा के साथ साथ एक और बच्चा हो गया, तिड़वा मतलब तीन एक साथ ही एक ही यूट्रस में बन जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज डाइजाइगोटिक या फिर ट्राइजाइगोटिक, ठीक है। यदि तीन हो जाएंगे तो ट्राइजाइगोटिक, ठीक। यानी अलग अलग एग्स को अलग अलग जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज कर रहे हैं और इससे जो जाइगोट बनेंगे, ठीक है, एक जाइगोट बनेगा इससे और दूसरा जाइगोट बनेगा इससे, और ये जो जाइगोट है ये डेवलप होकर दो अलग अलग पर्सन का निर्माण करेंगे। याद रखिए यहाँ पे जो सेक्स है वो अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मेल भी हो सकता है, एक लड़का हो, या फिर दूसरी कुछ इस तरह से इसको कर सकते हैं, बॉय 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 कंडीशन हो सकती है, यानी दोनों बच्चे हो जाएं। बॉय गर्ल कंडीशन हो सकती है, ठीक है, बॉय गर्ल, या फिर गर्ल गर्ल कंडीशन हो सकती है, ठीक है, गर्ल गर्ल, यानी दोनों बच्चियां हो जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन हमको देखने को मिलती है जब हम बात करते हैं फ्रेटर्नल या फिर डाइजाइगोटिक ट्विंस के बारे में। या फिर जब हम ट्राइजाइगोटिक ट्विंस को देखेंगे तो वहाँ पे भी सिमिलर कंडीशन अप्लाई होंगी। एक एग है वो कि एक स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो रहा है, ठीक। अब ये हम लोगों ने समझ लिया, कुछ इसके अलावा भी हैं उनको थोड़ा समझिए। जैसे कि ये दोनों के बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि सेमी आइडेंटिकल ट्विंस, सेमी आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। सेमी आइडेंटिकल ट्विंस में हमको क्या कैसे देखने को मिलता है, इसमें क्या होता है कि एक एग होता है और ये टूट करके अलग अलग पार्ट में बन जाएगा, दो एग्स बनाएगा और दोनों एग अलग अलग जो स्पर्म है उनसे फर्टिलाइज होंगे, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग स्पर्म आएंगे और दोनों अलग अलग स्पर्म से ये फर्टिलाइज होंगे, ठीक है। तो ये ट्विंस जो देखने को मिलते हैं ये कहलाते हैं सेमी आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। ये पूरी तरह से, अभी हम लोगों ने जब बात किया कि आइडेंटिकल ट्विंस में क्या था कि एक एग एक स्पर्म है वो एक एग को फर्टिलाइज कर रहा है, वही एग जो है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो वो फुल्ली आइडेंटिकल ट्विंस है। लेकिन इनका आधा कैसे हो रहा है कि ये जो एक एग है वो एग ही पहले टूट जा रहा है अलग अलग पार्ट्स में और फिर वो अलग अलग स्पर्म से क्या हो रहा है, फर्टिलाइज हो रहा है, ठीक। इसके बाद एक और कंडीशन है दैट इज नोन एज कंजॉइंट ट्विंस। दूसरा जो है दैट इज नोन एज कंजॉइंट ट्विंस। कंजॉइंट ट्विंस में क्या देखने को मिलता है, तो इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि आइडेंटिकल ट्विंस हैं जो हम लोग ने पहली बारे में बात करी, लेकिन वो
मतलब अलग अलग नहीं हो पाते हैं, यानी कि एक एग था, उस पर एक स्पर्म आया, अटैक किया, ये एक जाइगोट बना, ठीक है। अब ये जाइगोट जो बना, ये जाइगोट टूट के दो पार्ट में होने के लिए रेडी था, यानी दो ट्विंस बनने वाले थे, लेकिन अच्छे से टूट नहीं पाए, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये दोनों हैं, ये चिपके के चिपके रह गए, यानी अलग अलग नहीं हो पाए, तो वो क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज कंजॉइंड स्किन। जो फिजिकली आप लोगों ने कई ऐसे देखे होंगे व्यक्ति जो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज कंजॉइंड स्किन। इसमें क्या होता है कि फिजिकली कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, ये फिजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। ये कैसे बनता है, दिस इज कंजॉइंड ट्विंस। और ये हम लोगों ने देखा कि आइडेंटिकल ट्विंस ही जब अलग अलग नहीं हो पाते हैं तो वो एक ही जैसे बन जाएंगे, एक ही मतलब उनका शरीर जो है वो चिपका रहेगा आपस में, ठीक। इसके बाद ही मिरर इमेज ट्विंस हैं, इसमें सिमिलर जो आइडेंटिकल ट्विंस है वही होता है, बस उसका रिवर्स हो जाता है कि एक मतलब लेफ्टी है तो दूसरा राइटी है, बस आइडेंटिकल ट्विंस ही हैं लेकिन नेचर में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ट्विंस के बारे में समझ लिया कि ट्विंस कैसे होते हैं और कैसे इनका पूरा प्रोसेस है। ट्विंस हमने देख लिया, ट्विंस समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग आईवीएफ या फिर टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में। तो देखिए आईवीएफ क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, इसको शॉर्ट में आईवीएफ बोलते हैं या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। टेस्ट ट्यूब बेबीज का मतलब क्या है, एक बार यहाँ पे आप पहले समझ लीजिए, इसका मैं प्रोसेस समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहला प्रोसेस है इसमें कि जो एक फीमेल है जो कि कंसीव नहीं कर पा रही है, यानी जिसके अंदर बच्चे का धारण नहीं हो पा रहा है, उसको यदि उसके अंदर यदि उसके यूट्रस में यदि बच्चे को मतलब लेके आना है, बच्चे का गर्भ धारण कराना है, तो उसके लिए जो प्रोसेस है वही कहलाती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जिसमें नेचुरल प्रोसेस से गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है उसके लिए ये प्रोसेस बना हुआ है। क्या है ये प्रोसेस, तो सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला प्रोसेस है कि जो एग्स हैं, हम लोगों ने बात करी कि ओवरी जो होती है फीमेल्स में वो अंडे प्रोड्यूस करती है, तो सबसे पहला प्रोसेस है कि फीमेल को कुछ ऐसी दवाइयाँ खिलाई जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस कर सके। ओवरी ज़्यादा से ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस करेगा तो उस एग्स को सेकेंड प्रोसेस में क्या किया जाता है कि निकाल के बाहर लाया जाता है, यानी उन एग्स को ओवरी से बाहर निकाल लिया गया। बाहर निकालने के बाद उनको जो मेल है, मेल स्पर्म के साथ उसको मिक्स किया जाता है टेस्ट ट्यूब में। किसमें, टेस्ट ट्यूब में, उसके लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन होती है उसमें। जब एक बार ये यहाँ पे मिक्स हो जाएगा रिक्वायर्ड कंडीशन में, तो ये फॉर्म करता है जाइगोट का, यानी फर्टिलाइजेशन इसका कहाँ पे हो रहा है, बाहर हो रहा है। हम लोगों ने देखा था कि जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन वो कहाँ पे होता है, वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। इसका फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब से बाहर हो रहा है। इसमें एग्स को शरीर से बाहर निकाल लिया गया है, जैसे ही वो डेवलप हुए फिर उनको क्या किया जा रहा है, उनको बाहर फर्टिलाइज कराया जा रहा है स्पर्म के साथ, और वो फर्टिलाइज होने के बाद जो सबसे हेल्दी जाइगोट होगा उस हेल्दी जाइगोट को क्या किया जाएगा, अगेन यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब वो जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो का फॉर्म लेगा, यहाँ पे अच्छे से डेवलप होगा, और डेवलप होने के बाद वो फिर प्रेगनेंसी टेस्ट की जाएगी कि क्या ये जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है। एक बार वो अच्छे से कंसीव हो जाए तो फिर वो अपना 9 मंथ का जो प्रोसेस है उससे गुजरेगा, डेवलप्ड होगा अच्छे से, और फिर हम लोगों को एक बेबी बॉय देखने को मिलेगा, बेबी बॉय या बेबी गर्ल जो भी है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, दिस इज नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर आईवीएफ। क्या होता है, पहले हम बता दें कि सबसे पहले एग्स को जनरेट कराएंगे, बाहर निकालेंगे उसको, टेस्ट ट्यूब में उसको स्पर्म से फर्टिलाइजेशन कराएंगे, एग्स बनेंगे, जो फर्टिलाइज एग होंगे उनको क्या किया जाएगा, जाइगोट के फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया जाएगा एम्ब्रियो के अंदर, यानी यूट्रस के अंदर। वहाँ पे फिर प्रेगनेंसी टेस्ट करके उसका डेवलपमेंट चेक कर लिया जाएगा, और एक बार ये प्रोसेस हो गई फिर 9 मंथ बाद जो उसका डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद उसको एम्ब्रियो या फिर यूट्रस से बाहर निकाल लिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या थी, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि किसको ये आईवीएफ जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले बात कर लेंगे कि जो भी चैलेंज्ड पर्सन है, यानी कि हु रिक्वायर्ड दिस, किसको आईवीएफ की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला जो है इसमें कि जिनको जो इनफर्टिलिटी से ग्रसित हैं, किससे हैं, इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी कई तरीके से हो सकता है कि फॉलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन ना हो पा रहा है, या फिर फॉलोपियन ट्यूब काफ़ी स्मॉल हो, काफ़ी पतली हो, ठीक है, जिसमें कि जो एग्स ओवरी से बन रही हो फॉलोपियन ट्यूब तक आ ही ना पा रही हो, और ये भी हो सकता है फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि एग्स का फॉर्मेशन ढंग से ना हो, एग्स काफ़ी कम प्रोड्यूस हो रहे हो, ये भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि जो मेल पर्सन है, ठीक है, तो मेल पर्सन में स्पर्म काउंट ही कम हो, ठीक है, स्पर्म काउंट ये काफ़ी लेस हो, तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होगा कि हम लोगों को देखने को मिलेगा कि इनफर्टिलिटी होगी।
तो ये सारी कंडीशंस हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं जिनसे इनफर्टिलिटी देखी जा सकती है, और उनके लिए फिर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उनके लिए काफ़ी कारगर हो सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो कोई, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो, इसका भी यहाँ पे रोल हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है। और एक और कॉन्सेप्ट है इसके बाद, दैट इज सेरोगेसी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज सेरोगेसी। अब भाई थोड़ा सेरोगेसी के बारे में समझते हैं। तो सेरोगेसी को हम लोग बोलते हैं किराए की कोख। क्या बोलते हैं? किराए की कोख। किराए की कोख का मतलब क्या है? यानी कि पैसे दे करके हम किसी बच्चे का जन्म दिलवाते हैं किसी और के यूट्रस को यूज़ करके, यानी कि यूट्रस हमारा नहीं है, यूट्रस किसी और का है, बच्चा मेरा है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है? दैट इज नोन एज सेरोगेसी। अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि जो हम लोगों ने बात करी, हो सकता है जो फीमेल है वो कंसीव ही ना कर पा रही हो बच्चे को, अपने उसके यूट्रस में कोई दिक्कत हो, ठीक है, ये एक प्रोसेस हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर मतलब इसके रिलेटेड कई सारे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कई सारे इससे रिलेटेड लीगल चीज़ें हैं, जैसे कि जो सेरोगेसी है इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है सेरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021। इसके द्वारा इसका जो लीगल फ्रेमवर्क है वो तैयार किया गया है, ठीक है। और सिर्फ ये किसके लिए है? अल्ट्रासिक सर्जरी है, यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए है, यानी कि यदि कॉमर्शियल कोई करना चाहता है तो उसके लिए नहीं है, यानी इसको कमर्शलाइज नहीं किया जा सकता। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज सरोगेट मदर कैन ओनली बी कंपनसेटेड बाय मेडिकल एक्सपेंसेस। जो सरोगेट मदर है उसको सिर्फ और सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा जन्म हुआ फिर उस पर अपना वो क्लेम कर दे कि ये बेबी भी मेरा है, ऐसा क्लेम उसको नहीं करना है, ठीक है। कई बार होता है कि जब आप किसी बच्चे को डेवलप करते हो अपने यूट्रस में, आपको पता है कि वो आपका बच्चा नहीं है, फिर भी आपका उससे जो है मुंह या फिर जो बॉन्डिंग है वो कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। वो बॉन्डिंग कनेक्ट होने के बाद हो सकता है कि आप उस पर क्लेम कर दो कि ये बच्चा मेरा है। तो वो जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड बताया गया कि सिर्फ और सिर्फ उसको क्या है, मेडिकल एक्सपेंसेस दी जाएगी और इंश्योरेंस का पैसा दिया जाएगा, ना कि उसको बच्चे का ऊपर कोई क्लेम होगा, ठीक। उसके बाद कौन इसको अडॉप्ट कर सकता है? तो ऐसे कपल्स जो इंडियन कपल हैं और 5 साल से अधिक हो गया इनकी शादी को, फिर भी इनको मेडिकली चैलेंज है बच्चे को जन्म देने में, तो ऐसे कपल्स के लिए रूल और ये जो लॉ है ये सरोगेसी रेगुलेशन एक कुछ रूल्स और रेगुलेशन इनके लिए बना रखा है, ठीक है। इसमें से किसी एक पार्टनर को इनफर्टिलिटी प्रूवन और डॉक्टर्स ने बोल रखा कि ये इनफर्टाइल है, ये अभी नहीं कर सकते, तो वैसे केस में सेरोगेसी जो है। इसके साथ ही साथ जो सिंगल वुमेन या फिर डाइवोर्स वुमेन है उनके लिए भी ये प्रोसेस अलाउ है, ये चीज़ उनके द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद है एक और चीज़ कि हु कैन बी अ सेरोगेट, यानी कि सेरोगेट कौन हो सकता है, कौन अपना यूट्रस कर सकता है, दे सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे है कि अ मैरिड वुमेन 23 से 35 साल की हो विथ एटलीस्ट 1 बायोलॉजिकल चाइल्ड, यानी उससे एक बच्चा हो पहले से। ऐसा ना हो कि उसे कोई बच्चा ना हो और आपने उसको सेरोगेसी के लिए यूज़ कर लिया फिर ये अपने उसके ऊपर अपना ही क्लेम करने लगे, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस यहाँ पे देखने पड़ेंगे। उसके बाद एक और चीज़ है कि सी कैन नॉट बी सेरोगेट मदर मोर देन वंस, यानी कि 2 बार नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही कोई सेरोगेट मदर बन सकता है। अदरवाइज क्या होगा कि इसका कॉमर्शलाइजेशन होगा। उड़ीसा जैसे स्टेट में हम लोगों ने देखा कि इसका कॉमर्शलाइजेशन किस तरह से बहुत ज़्यादा हावी हो गया, स्पेशली उन क्षेत्रों में जहाँ पे गरीब लोग हैं, उन लोगों ने अपने इस यूट्रस को बेचना ही शुरू कर दिया लिटरली, कि दे स्टार्टेड सेलिंग इट, कि हाँ हमें पैसे दो। अब उसका मिसयूज़ होने लगा, दिस वाज स्टार्टेड मिसयूजिंग। अब इसमें कई केसेस भी सामने आए निकल कर कि हाँ बच्चे के ऊपर क्लेम कर दिया, क्लेम करने के बाद अब ऐसे में इंडिया और अदर कंट्रीज़ के साथ रिलेशन ही खराब होने लगे। वो लोग यहाँ पे फिर कोर्ट्स के अंदर गए, उन लोगों ने क्लेम किया कि ये बच्चा हमारा है, हमने इनको पैसे दिए थे, हमने सेरोगेसी के थ्रू बच्चे को अडॉप्ट करना चाहा। बट वो सारी चीज़ें जब कोर्ट्स में जाएंगी और उनका आपस में झगड़ा होगा, तो ये सारी चीज़ें कितना ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट डालता है 2 देशों के बीच में जो रिलेशन है उनके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि एक महिला है वो एक बार से अधिक सेरोगेसी को ऑप्ट नहीं करेगी, ठीक है। फिर है कि मस्ट बी ए क्लोज रिलेटिव इंटेंडिंग पेरेंट, मतलब जिनको चाहिए बच्चा उसी का कोई एक क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, समझ रहे हैं। इससे ऐसा नहीं कि आप किसी को जानते ही नहीं हैं और वो आपके लिए सेरोगेसी कर रहा है, ऐसा नहीं है। इस सेरोगेसी रेगुलेशन एक्ट में ऐसा बताया गया है, ठीक है। फिर इंडिया के अंदर इसका कमर्शलाइजेशन रोकने के लिए इसको बैन किया गया है फॉरेनर्स के लिए। जो फॉरेनर्स हैं वो इसे ऑप्ट नहीं कर सकते, जो भी फॉरेनर्स हैं या फिर एनआरआई हैं या फिर सेम सेक्स कपल्स हैं उनके लिए सेरोगेसी जो है वो अब मतलब इंडिया में वो बैन है, ठीक है। इसके साथ ही सेरोगेसी फॉर प्रॉफिट इज़ इलीगल, यानी कि इसको मॉनेटरी या फिर इसके लिए कमर्शलाइजेशन के लिए यूज नहीं करना है। यदि ऐसा पाया जाता है कि कोई कमर्शलाइजेशन करा रहा है सेरोगेसी के थ्रू, यानी कॉमर्शियल एक्टिविटी के रूप में यूज़ करा है सेरोगेसी को, तो उसके लिए 10 साल की जेल है या फिर 10 लाख रुपये का जुर्माना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी रिलेटेड टू
रिप्रोडक्शन सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनको समझा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उनको समझा, और इसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में समझा, और साथ ही साथ सेरोगेसी का कॉन्सेप्ट अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।